हाँ अब हुई है शायद। तो पहले वाला तो स्टॉप करके गया था। ब्लू ही चल रहा था ऐसा ही। ये लाइट ऐसे ब्लू ही आ रही थी। चलो, चलें आगे। अरे इसको बाद में देखेंगे। उनका नहीं हो गया। चलो, इधर सुनो। अब जो टॉपिक है वो है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, इधर देखो। प्रतिरोधों का संयोजन। मैं कंफर्म तो नहीं करूं, पर मैं देख के बताऊंगा। ये वाला टॉपिक है ना, राजस्थान बोर्ड में है या नहीं है। मैं देख के बताऊंगा क्योंकि मुझे डाउट है। ये शायद हटा दिया। पर कैपेसिटर का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसके बाद में सेलो का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पर हमें तो कंपटीशन में तो आना ही है। तो किसी का ही सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन एक बार तरीके से कर लो, फिर सब आसान है। पर उनके कुछ स्पेशल के स्पेशल रूल्स रेगुलेशन है। करें। इधर देखो पीछे। प्रतिरोध जितने भी होते हैं उनको हमें अब क्या करना है, परिपथ में लगाना है। परिपथ मतलब सर्किट में लगाना है। प्रतिरोध को लिखते वक्त ऐसे लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? ये आर है। इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है। प्रतिरोध क्या होता है हमें पता है ना, धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ये बनते कैसे हैं? तुमने टेस्टर देखा होगा। उस टेस्टर के अंदर यूं हाथ लगाते हो अंदर डाल के, तब लाइट जलती है। उस लाइट के बीच में एक छोटा सा कुछ टुकड़ा लगा हुआ होता है, ब्राउन कलर का। और वो ब्राउन कलर का ऐसे करके टुकड़ा होता है, उस टुकड़े के अंदर एक दो तीन चार कलर कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है। ये वाला येलो का बना हुआ होता है, मान लो अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं। तो ये वाला कुछ और का होता है। कलर कॉम्बिनेशन सबके अलग अलग होते हैं। ये अलग अलग होता है। और लास्ट वाला 101%। अरे यार, मैं वाइट मान लेता हूँ। 101% गोल्ड सिल्वर का होता है। गोल्ड कलर का या सिल्वर कलर का, चांदी के कलर। हाँ, कलर कोडिंग्स होती है, ये हमारे सिलेबस से हटा दी इसकी कलर कोडिंग। नहीं, गोल्ड का नहीं होता, गोल्ड जैसे कलर का होता है। चार लाइनें होती है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रतिरोध, इंग्लिश में बोलते हैं रजिस्टर्स। ठीक है। इनको सर्किट में लगाने पड़ते हैं। और ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं हमारी सारी, उनमें ये लगे हुए हैं, पर बहुत छोटे रूप में लगे हुए हैं। सब में। जिसको ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, ये सब नामों से जाना जाता है। एम्पलीफायर एक डिवाइस इन सब से मिलके बनती है। फिर गेट्स आते हैं, लॉजिक गेट्स। वो आगे जाके 14 चैप्टर में सर पढ़ाएंगे तुम्हें। ठीक है, ये स्टार्टिंग यहाँ से है। दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की जो चीज है ना, वो रियल में यहाँ से शुरू हो रही। ये पहला डिवाइस है, यहाँ से बना था इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में फर्क होता है ±15 वोल्ट का। अगर कोई चीज हमारी ±15 वोल्ट से, कितनी, 15 वोल्ट से ज्यादा पे काम कर रही है, तो वो इलेक्ट्रिकल होती है, और इससे कम वाली इलेक्ट्रॉनिक्स होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स। ये मोबाइल, ये पंखा इलेक्ट्रिकल है। टीवी, ये स्क्रीन, लैपटॉप, कंप्यूटर, सब इलेक्ट्रॉनिक्स है। इनको इतनी लाइट की जरूरत पड़ती है, इस पे काम कर रहे हैं। पंखा इससे बड़ी वाली पे काम कर रहा है। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक डिफरेंस होता है वोल्टेज का। जो 15 वोल्ट से ऊपर काम करें या 15 वोल्ट लेके काम करे, वो सारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है। और उससे नीचे वाली जो लेके काम करे, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इससे नीचे वाली कितनी नीचे, कितनी भी चली जाए, 10 की बार -10 भी चली जाए, 10 की बार 12 भी, पीको मिली, पीको एम्पियर चली जाए, मिली एम्पियर चली जाए, माइक्रो एम्पियर चली जाए, नैनो एम्पियर पे काम करे, उन डिवाइसेस को कौन सी डिवाइसेस कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहते हैं। यानी मोटी मोटी बात है, 15 से नीचे हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स, 15 से ऊपर हो तो इलेक्ट्रिकल। हाँ है ना। ये बात इसलिए बता रहा हूँ, ओम्स लॉ में जरूरी है। ओम्स लॉ में पूछा जाता है कि ओम्स लॉ कहाँ तक काम करता है। तो ओम्स लॉ वी डायरेक्टली आई तक काम करता है। जहां तक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिल जाए वहां तक काम करता है। फिर मैंने बोला था ना, एक चीज याद हो, कम विभव पर बोला था। और कम विभव कितना, इससे नीचे होना चाहिए। इससे नीचे तक रहेगा ना, तो बढ़िया काम करेगा। और इससे नीचे रहेगा तो बढ़िया काम करेगा, तो फिर गर्म भी तो नहीं होगा।
तो तुमने देखा हो ना, चीजें गर्म हो जाती है, बोला गर्म हो जाएगी अब बंद हो जाएगा, इसको ठंडा रखो। ठंडा मतलब वही ताप गुणांक की वैल्यू, यानी हमें कम ताप पे ही काम करना चाहिए ना, है ना। पर दुनिया की कोई ऐसी डिवाइस नहीं है जिसमें आई चल रहा हो, करंट चल रहा हो, और वो भी विभव उत्पन्न कर रहा हो, तो उसमें प्रतिरोध उत्पन्न होगा ही। तो आई, राम क्या है, धारावाही चालक तार का राम है इलेक्ट्रॉन्स, जो दुनिया को उसके चालक तार को चला रहा है। लेकिन उसके अंदर रावण पैदा हो गया, वह है प्रतिरोध, जो उसका ही उल्टा कर रहा है, उसी की वजह से उत्पन्न हुआ है, जिस कारण से उत्पन्न हुआ है उसी का विरोध कर रहा है। मतलब वही बात होगी, बेटा बाप से पैदा हुआ पर बाप के अपोजिट जा रहा है। तो प्रतिरोध कुछ नहीं होता, कोई चीज नहीं है ऐसी, इलेक्ट्रॉन चीज है, लेकिन उसके कारण एक तरफ तो अच्छी चीज, अच्छा ही पैदा हो गई यानी धारा, और एक बुराई पैदा हो गई उससे प्रतिरोध। तो अच्छा ही बुराई एक दूसरे के विरोध है। तो आर से राम है और आर से ही रावण है, ये सब इसी के अंदर समाहित है। तभी तो कहते हैं हम लोग बने इलेक्ट्रॉन से, हम लोग इलेक्ट्रॉन से, हम में ही भगवान है और हम में ही शैतान है कि नहीं है। हम क्या काम में ले रहे हैं, अच्छा ही काम में ले रहे हैं या बुराई काम में ले रहे हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स ये पूरी फिजिक्स को घुमा रहा है, जगह जगह पे अलग अलग चीजें दिखा रहा है। तो उसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा कह रहे हैं, कभी उसको प्रतिरोध कह रहे हैं। चलें आगे। तो मेरे पास जो टॉपिक है वो है प्रतिरोधों का संयोजन, क्या, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। मैं बिल्कुल सिंपल सा बता रहा हूँ, बाकी की डिटेल तुम तुम्हारे नोट्स में पढ़ लेना। मेन काम है हमारा फॉर्मूला और सर्किट को पहचानना कैसे काम कर रहा है। मैं फिर भी बता रहा हूँ कि सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी सीरीज को श्रेणी क्रम कहते हैं ना, मैंने पहले ही बोला था, मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश मेरी आदत पड़ गई है। वो श्रेणी क्रम में क्या होता है, ये प्रतिरोध R1, ये R2 और R3 है। पैरेलल में कैसे जुड़ेगा, एक प्रतिरोध ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, ये तीनों एक दूसरे के साथ इस तरीके से जुड़े हो, तो इसको कौन सा क्रम कहते हैं, समांतर क्रम यानी पैरेलल, और इसको कहते हैं श्रेणी। अब इसकी परिभाषा आ जाए तो क्या बोलना है, जब एक प्रतिरोध दूसरे प्रतिरोध के साथ कैसे एक सीधी सरल रेखा में जुड़ा हुआ हो, और दूसरा तीसरे तीसरे चौथे के साथ जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे को क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। क्या ये बोल सकता हूं, प्रारंभिक तो जुड़ा हुआ हो बैटरी के धन भाग से, और इसका दूसरा सिरा किसी प्रतिरोध के पहले भाग से जुड़ा हुआ हो, और इसका दूसरा सिरा किसी के पहले से, और इसका दूसरा सिरा इस बैटरी के नेगेटिव, तो भी इसे क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें क्या बोलेंगे, ये रहा R1, ये रहा R2 और ये रहा R3। R1 R2 R3 या सब के एक ही पॉइंट पे जुड़े हुए हो और दूसरों के एक ही पॉइंट पे जुड़े हुए हो, या फिर इसके 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 सारों का एक ही पॉइंट बैटरी के धन भाग से और दूसरे वाले के ऋण भाग से जुड़े हो, तो ऐसा संयोजन पैरेलल यानी समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। कोई दिक्कत, हाँ या ना, पढ़ रखा है इसके अकॉर्डिंग। हमें पता है कि धारा विभव से निकल के सीधी बहेगी, तो सब पे धारा का मान समान, लेकिन विभव का मान अलग अलग होगा कि नहीं होगा, अलग अलग प्रतिरोध, प्रतिरोध अलग अलग, तो बताओ विभव भी तो अलग अलग, या विभव अलग अलग तो प्रतिरोध भी, तो R का मान अलग अलग है तो V का मान अलग अलग हो जाएगा। ऐसा ही यहाँ चलो, धारा हमेशा सीधी में बहने के बाद में यहाँ पे टुकड़ों में टूट जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगी, I1 I2 I3, लेकिन अब विभव का मान एक समान। सोच के देख एक बार, विभव एक जैसा कैसे रहा, विभव का मतलब क्या था, शक्ति, पूरे सर्किट में ओवरऑल शक्ति एक साथ ही जाएगी ना। अगला टॉपिक है शक्ति, वो कल करेंगे। शक्ति यानी विभव क्या होता है, EMF, बल, बल किसी पे लगा किसी एक पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे एक साथ ही बल लगेगा ना, जो यहां से आया बल तो एक साथ ही लगेगा ना। बल सदिश के रूप में देखूं तो F1 F2 F3 होता है कि नहीं सदिश रूप में, लेकिन हम बात धारा की कर रहे हैं, धारा सदिश होती ही नहीं है, तो वो जो लगेगा वो एक साथ ही लगेगा। फिर बांट लो अपने चाहे तो, इसमें अलग अलग है ना, प्रतिरोध अलग अलग, तो उसमें विभव का मान अलग अलग होगा, ओम्स लो यही तो कहता है। और एक ये कहता है ओम्स लो, कहता है ना,
तो जब विभव अलग अलग, सॉरी प्रतिरोध अलग अलग है, तो विभव का मान भी तो अलग अलग होगा। चलो आगे। अब क्या किया, इनके इक्विवेलेंट एक सर्किट बनाना पड़ेगा। ठीक है, सबके अलग अलग तरीके पढ़ाने के, किताबें क्या कहती है वो अलग। मैं क्या करता, इस पूरे को मिला के, सारे प्रतिरोधों को मिला के एक आर तुल्य प्रतिरोध बना लूं, और इस तुल्य प्रतिरोध का विभव भी V होगा सबको मिला के। और ये धारा जुड़ी हुई है कि नहीं इससे, यही चित्र इसके लिए होगा, सबको मिला के एक आर तुल्य बना लूं कि नहीं बना लूं। और ये बैटरी जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी इससे, इसका V, इसमें चली धारा का मान I होगा, और इसमें चली धारा का मान I होगा कि नहीं होगा। इसको सबको मिला के एक बना लूं। नहीं मानते हो तो फिर आ जाओ, किताब क्या कहती है, किताब वाले के तरीके से कर लेते हैं। और आ जाएगा क्या, आ गया। तो अगर मैं किताब वाले तरीके से बात करूं तो क्या करूं, मेरे पास ओम्स लॉ लगा के देख लो। ओम्स लॉ क्या कहता है, आर इक्वल्स टू वी, और ये कहता है आई होता है कि नहीं होता। यहाँ पे आर 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 अलग है, वी 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 अलग है। तो मुझे पता है, इससे सेकंड चैप्टर में ये बोला गया है कि अगर किसी भी वस्तु का कुल विभव निकाला जाए तो वो विभव सदैव बीज गणितीय योग के तुल्य होता है। सेकंड चैप्टर के अकॉर्डिंग किसी वस्तु पर कुल विभव का मान अलग अलग विभव के बीज गणितीय योग के तुल्य होता है। निकाल लूं, क्योंकि पहले V आएगा ना, फिर धारा आएगी, और फिर R आएगा। चले, तो मैं इसमें रखू V टोटल इक्वल टू V1 की वैल्यू क्या है, IR। तो IR होती है 1 1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 सोन। अब V इक्वल टू ये क्या होता है, खुद IR होता है, या तो वो मान लो, नहीं तो इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध की वैल्यू क्या होती है, वो होती है ना R तुल्य इक्वल्स टू V, सॉरी V की वैल्यू RI, तो R तुल्य इंटू I होगा कि नहीं होगा। इधर से क्या आया, I, अरे गलत लिख दिया यार, I1 नहीं लिखना था अपने को। तो इधर से I कॉमन आ गया, और अंदर क्या बचा, R1 प्लस R2, I से I कट गया, R तुल्य बराबर आ गया कि नहीं आ गया। तो हमने क्या निकाल लिया, R कुल की वैल्यू इक्वल्स टू क्या आया, R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश करके RN आया। कर रखिए ना 10th क्लास में, है ना। अगर मैं यहाँ केस डाल दूं क्या, कि R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर सब R है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एन आर के इक्विवेलेंट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, आर तुल्य। बोलो, हो जाएगी ना। चलो आगे, यहाँ तो कोई दिक्कत, क्या मैं बोल सकता हूँ इसी के लिए कि आर तुल्य का मान हमेशा ग्रेटर देन होगा R1 से, R2 से और R3 से, इन सब के मान से ज्यादा ही मिलेगा, यानी इनके मान इससे कम ही मिलेंगे। एक होगा तो देगा ही नहीं सर्किट के अंदर, एक होगा तो चैप्टर नंबर 7 में करेंगे हम लोग, उसे हम लोग स्पेशल सर्किट बना के करेंगे, जिसे शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ बोलते हैं हम लोग, प्योर आर सर्किट। ठीक है, हमारे घरों में आरएलसी सर्किट लगता है, वो आर एल सी अलग अलग, एक बार आर अलग, एक बार एल अलग, सी अलग, फिर तीनों को मिला के आरएलसी सर्किट पढ़ेंगे। ये रहा आरएलसी सर्किट, इसके अंदर लगा हुआ है प्रतिरोध, लगा हुआ है, कुंडली लगी हुई है, और धारिता लगी हुई है, यानी कैपेसिटर जुड़ा हुआ है इसके अंदर। सब में जितने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है ना, सब आरएलसी सर्किट है, बाद में पता पड़ेगा। तो ये बात समझ में आई कि कुल प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों के बीज गणितीय योग के तुल्य होगा। अगर R1 R2 बराबर हो तो ये NR के बराबर होगा, और एक और स्पेशल बात, ये इसके बराबर होगा। ऐसा का ऐसा डायरेक्ट लिख दूं क्या, समांतर क्रम, समझाऊं। हाँ, मतलब ये लिखना चाह रहा हूं, आर तुल्य समांतर क्रम का याद है क्या रिजल्ट, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डैश डैश 1/Rn, लिख सकता हूं ना, ये आते हैं ना वो डेरिवेशन। चलो, यहाँ पे अगर मेरे पास, केवल मेरे पास स्पेशली दो ही हो तो
तब क्या करते हैं, इसको R1 R2 R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 1/R तुल्य का फॉर्मूला होता है। अगर मुझे R तुल्य लेना हो, R तुल्य, तो मैं क्या करूं, ऊपर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ले लूं। कोई दिक्कत? जैसे यहाँ पे R तुल्य की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, वैसे R तुल्य की वैल्यू हमेशा कम होती है, R1 R2 R3 से सबसे कम होगी। यानी प्रतिरोध कम कहाँ मिलेगा, इसमें के इसमें, इसमें। तो हमारे घरों में फायदा कौन सा देगा, प्रतिरोध कम तो धारा चाहिए ना, तो ये काम में देगा कि नहीं दे? तो क्या घरेलू परिपथ किस में जोड़े जाते हैं हमेशा, समांतर क्रम में। क्यों? क्यों? क्योंकि समांतर क्रम में प्रतिरोधों का मान कम से कम होता है, धारा का मान ज्यादा से ज्यादा से। हाँ या ना, समझ गए? अभी इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, हम लोग वैल्यू दे रहे हैं धारा पे ज्यादा। जब हम लोग इसके चुंबकीय प्रभाव को पढ़ लेंगे, EMI विद्युत प्रेरित विद्युत वाहक बलों को पढ़ लेंगे, फ्लक्स में परिवर्तन को पढ़ लेंगे, जब समझ में आएगा कि सब कुछ चला रहा है ना जो सर्किट को, वो तो ये है, तो 7वें चैप्टर में इसकी वैल्यू समझ में आ जाएगी। अरे यार, जिसको पीछे छोड़िया है वही सबसे बड़ी बात थी। तो धारा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना विभव होता है, विभव। तो मैंने सवाल पूछा था, करंट लगा था तब, पूछा है क्या सवाल? हाँ, V पहले लगा था कि I पहले लगा था? तो उस समय याद रखना, जब तुम्हें झटका लगा तो वो विभव था, और जो वाइब्रेशन तुम्हें बाद तक फील होती रही ना, वो करंट। इलेक्ट्रॉन जंप करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन भागते रहते हैं, भागते कहीं नहीं है पर अपनी जगह माध्य स्थिति के सापेक्ष। तो वो खून का जो सर्कुलेशन, खून में जो करंट दौड़ा ना हमारे, वो करंट इसी वजह से। तो मैं जो लाइन बोल रहा हूँ ना, वो तो कैमरे पे, पर ये बात सच है कि हमारे शरीर बिजली से चलता है। चलता है कि नहीं चलता? लाइट से चलता है। हमारे अंदर कितनी लाइट होती है? हमारे अंदर होती है प्लस माइनस का 15 वोल्ट शरीर में। हाँ, स्विच ऑफ होते हैं ना हम लोग भी रात को, +-15 वोल्ट पे हम लोग काम करते हैं। +-12 वोल्ट होती है तब नींद आने लग जाती है। +-9 वोल्ट होता है तब हम लोग बेहोश हो जाते हैं। +-0.6 वोल्ट होता है तब आदमी, वो कहते हैं ना कि कोमा वाली कंडीशन में, वैसे उसमें चला जाता है। +-3 वोल्ट होता है तो वेंटिलेटर पे चढ़ा देते हैं। और +-0 वोल्ट होते ही वो लाइन ऐसे ऐसे होती 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 ऐसे हो जाए ना, तो फिर क्या बोलते हैं, ये तो गए हो, है ना। आज भी हमारे देश के अंदर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते नाड़ी चेक करके बोलते हैं कि ये तो गया, फूंक आओ ले जाके इसको। नहीं, कभी भी कोई मरे तो उसकी ECG करवानी चाहिए, क्लिनिकली डेथ बोलते हैं इसको। वो क्या चेक के पड़ता था, पल्स। पल्स क्या होती है, 11वीं क्लास में पढ़ा था, पल्स, तरंग गति। तरंगे पल्स में चलती है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। अरे वो अप डाउन होना बंद हो गया क्या शरीर का, दिल धड़कना बंद हो गया, इसका मतलब आदमी मरता नहीं है, दिमाग काम करना बंद कर दे। तब कहते हैं तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था क्या उस समय? फिर कहते हैं आज तो बिल्कुल ही ताकत नहीं बची शरीर में, बैटरी डाउन हो गई। ये सही शब्द है पर हम ध्यान नहीं देते। तो ऐसा होता है, तो पूरा शरीर इन पे काम करता है। तो हमारे शरीर के अंदर क्या पल्स है, न्यूरॉन्स है, बायो वाले तो ज़्यादा समझते होंगे। और न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल इन नेचर के होते हैं कि नहीं होते हैं, फैल जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। खुशी हो ना, जॉय हो, तो आदमी को यूं लगता है कि मैं छत से ही कूद जाऊंगा आज। तो वो जॉय फूम के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो एनर्जी इज काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो हम जो देखते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल को प्रोसेस करके माइंड करके फिर सुनता है और देखता है। मेरे जितने भी शब्द बोले गए ये इसमें कन्वर्ट हुए फिजियोथेरेपी की तरह, फिजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के तरीके से। वॉइस सिग्नल, वेव तरंग इस पे जाके टकराई, मैकेनिकल में कन्वर्ट हो गई, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल वापस कन्वर्ट करके किस में निकाल रहा है, एयर के अंदर वापस, फिजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से वो स्पीकर पे आवाज़ हो रही है, ये आवाज़ ऐसे 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 होके तुम्हारे कान तक आ रही है। लेकिन बचपन से हमें शब्द सुनाए गए और सिखाए गए, आ ई ओ यू, तो मैं जो बोल रहा हूँ ना वो तो सारे यूं ही आ रहे हैं, पर दिमाग ने सुनते सुनते आदत बना ली। अभी 3 महीने के बच्चों को बोलो कुछ सुनाई नहीं देता, पर हम पागलों की तरह उसके सामने बोलते हैं। पर एक टाइम के बाद में वो थोड़ा थोड़ा सीख जाता है ना, फिर हाथ पांव हिलाना शुरू कर देता है, माँ की आवाज़ पहचानना शुरू कर देता है। तो कान के जो पर्दे होते हैं वो धीरे 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 सिंक्रोनाइज करना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बना लेता है, जिसको हम लोग शब्द बोलते हैं। और यही पूरी फिजिक्स है, ये फिजिक्स है हमारी, पर हमको समझ में
हमको ये भी नहीं आती। चले आगे। अब सारी कहानी है सर्किटों के ऊपर, अब आएंगे मजेदार सवाल। ठीक, करें। एक छोटा सा सवाल है, बिल्कुल। ये है R1, ये है R2, ये है R3। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। अब कोई भी परिपथ आ गया, देखो सबके अलग अलग तरीके हैं और कोई फिक्स रूल्स रेगुलेशन कहीं का नहीं है। अगर कोई सर्किट इस तरीके से आ गया प्रतिरोध के अंदर, अभी बैटरी नहीं जोड़ी, बाद में बैटरी भी जोड़ूंगा, तो तुम्हें क्या करना है, जब तक हो सके ना तब तक पहले समांतर क्रम को सॉल्व कर लो, फिर बाद में श्रेणी क्रम को सॉल्व करो। नहीं तो सॉल्व तो कहीं से भी किया जा सकता है, लेकिन फिर तुम्हें कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी तुम्हारे अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मैं तो ये कहता हूं कि समांतर क्रम को सॉल्व कर लो, फिर बाद में श्रेणी क्रम को कर लो। क्या मैं ये देखो दोनों समांतर क्रम में लग रहे हैं और दो ही लग रहे हैं, तो दो का एक फॉर्मूला है, इनको मिला के मैं एक बना सकता हूं, तो वो है R4, नाम दे देता हूं मैं इसको। R4 का फॉर्मूला क्या है, R2 का मल्टीप्लाई बाय R3 से, और R2 प्लस का R3। बाय डिफॉल्ट इनकी वैल्यू 1 1 मान लेते हैं अपन, और इजी हो जाएगा। तो क्या आंसर आया इसका, 1/2। R4 की वैल्यू आ गई। इसकी जगह अब मैं 1/2 का लगा सकता हूं, तो मैंने यूं करके यूं लगाया, ये लगा हुआ R1 बराबर 1, और ये जो नया प्रतिरोध बना है इसकी वैल्यू R4 की वैल्यू कितनी, 1/2। क्या ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में होगा तो ऐड हो जाएगा। तो आंसर कितना हो गया, R तुल्य की वैल्यू, ये भी तो लिख सकता हूं ना 1.5, 3/2 भी लिख लो। कोशिश करो जितना हो सके पूर्णांकित नंबर निकालने की कोशिश करो, ठीक है। हाँ, मान लो ये सर्किट कहीं और काम में आ रहा है, वहां 3/2 और यहाँ पे भी 3/2 या 2/2 कुछ होता तो एलसीएम लेके, वो तुम्हारे ऊपर है। पर नंबर लास्ट का रिजल्ट पूर्णांकित होना चाहिए और मात्रक लगा हुआ होना चाहिए। तो इसका आंसर कितना है, 1.5 ओम का प्रतिरोध आया। आया, चलें आगे। यही सवाल फिर से अगर मैं आगे जोड़ूं तो इसमें एक और प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है, उसका नाम R5 दे रखा है, इसकी वैल्यू 2 है। फिर क्या आंसर होता, तब ये और ये, इसका तो पूरा निकाल ही लिया हमने, कितना था, हाफ। तो इसकी वैल्यू हाफ, इसकी वैल्यू 1 1 2 3 3 3.5 हो गए, हो गए कि नहीं हो गए, कोई दिक्कत। अगर ये इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से ये तीन प्रतिरोध है और सब प्रतिरोधों की वैल्यू 1 1 है, ठीक है, इसका आंसर तो 3.5 हो गया यहां तक, है ना। मैं इसी में ऐड करता जा रहा हूं, इसकी वैल्यू 1 1 1 है, तो क्या हो जाएगा, अभी क्या बोला था, अगर एक जैसे है तो पहले वाले में श्रेणी क्रम में क्या आया था, एन आर आया था ना, और यहां पे एक जैसे हो तो आर बाय एन या एन बाई आर। फॉर्मूले में देख लो क्यों कंफ्यूज हो रहा है, आर इक्वलेंट इक्वल टू क्या था, 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये तीन ऊपर है कि नहीं है कि नहीं है, तो 1/R इक्वलेंट इक्वल टू 3, और सबकी वैल्यू आर के बराबर। पर हमें निकालना क्या, आर इक्वलेंट निकालना है, तो क्या करूं, आर बाई एन करूं कि नहीं करूं, यानी सही कह रहा है ये, समझ गए। अब एक जैसे हैं तो कौन इससे जाए, इसी वाले से चले जाते हैं। तो आर की वैल्यू कितनी, 1, तो 1, और एन की वैल्यू कितनी, 3, 1/3 प्लस का 3.5, कितना हुआ, कितना, 4.25 हो गया। ये कितना हुआ, निकाल लो अपने वाले तरीके से, निकाल लोगे ना, क्योंकि एग्जाम तुमको देने मेरे को नहीं देने, निकाल सकते हैं ना। चलो आगे, ये तो समझ में आया, छोटे छोटे कर रहा हूं फिर बड़े करेंगे अब। अगर एक सर्किट है ऐसे, ऐसे, क्या, सबकी वैल्यू 1 1 1 1 1 1 ओम है, और मुझे ये ए है और ये बी है, इन दो पॉइंटों के बीच में
तुल्य प्रतिरोध चाहिए। क्या चाहिए? आर तुल्य का मान ए से बी के मध्य कितना होगा, ये सवाल है। ठीक है, तो हमेशा जहां से पूछा गया है ना सवाल मुंह पर, वहां पे मत रहो कभी भी। हमेशा पीछे चलो सबसे लास्ट में, और वहां से शुरू करो। पीछे से पूंछ पकड़ते हुए आओ और उसके मुंह तक आ जाओ। ये इसका मुंह और पूंछ यहाँ पे है पीछे की तरफ। करें? तो पहले ढंग से देखो, सुनना मेरी बात। कभी भी कोई चीज नहीं समझ में आए ना, तो उसके दो पॉइंटों को तो पकड़ लो और पकड़ के सीधा कर लो, तब चीज समझ में आ जाएगी। पहली बात तो यहाँ पे मत रहो, पीछे जाओ और पीछे भी दो चीजों को पकड़ के सीधा कर लो। देखो दो चीजें, एक तो ये पॉइंट मैं नाम दे देता हूँ, इसका क्या नाम दो यार, पी, ये क्यू, ये आर है। अब पी क्यू आर पीछे से देखा था, तो पहले एक हिस्सा सोल्व करूं, यानी ये वाला हिस्सा सोल्व करूं ना, इसको सोल्व करना है। ढंग से देखो, यहां से चला और ऐसे घुमा हूं मैं, तो मैं क्या सीधा चलाऊं क्या, यूं यूं और यूं करके चलाऊं क्या, यानी वन वन। और ये वाली लाइन देखो, इस पॉइंट और इस पॉइंट पर है, ये बीच में एक और लगा हुआ है, यानी इसी पॉइंट से ऐसा करके और ऐसा जुड़ा हुआ है क्या। अब देखो ये दोनों किस में है, सीरीज में, और ये इनके साथ कैसा है, पैरेलल में। तो पहले इसको सॉल्व करो। तो सीरीज में डायरेक्ट कर रहा हूं, नहीं समझ में आया तो बता देना। वन वन टू हो जाएगा ना सीरीज में, तो इसका आंसर कितना हो गया, टू। ऊपर टू का है, नीचे वन का है, हाँ या ना। ऊपर सीरीज, ये पैरेलल, अब आपस में पैरेलल। अब इसमें फॉर्मूला लगा दो, कौन सा वाला, आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। समझ रहे में आ रहा है ना, आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। तो बताओ आर वन की वैल्यू कितनी, वन इंटू टू अपॉन थ्री, तो टू बाई थ्री। इस पूरे की वैल्यू अब से इसकी इसकी इसका जो सॉल्यूशन आया, इसको पूरे को अब मैं क्या मान लूं, 3/2। तो ये सवाल, अब मैं आगे का नहीं बना रहा हूं, मैं तो इतना इतना बना रहा हूं। तो ये सवाल हुआ यहां से लेके यहां तक 2/3, ये ऐसा करके 1 ओम, और ये ऐसे करके 1 ओम। ये ये वाले पार्ट की बात कर रहा हूं अब मैं, इसकी 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 बात कर रहा हूं। ये वाला तो पूरा का पूरा हटके ये बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना। और बचा वाला पार्ट ये, तो ये वाला प्रतिरोध 1 ओम का, ये वाला और ये वाला। अब फिर से वही बात देखो, जैसे ये और ये सीरीज में थे, घुमाई है, लेकिन कहीं पे पॉइंट नहीं है। इन पॉइंटों को कहते हैं जंक्शन पॉइंट या मीट पॉइंट, हब भी बोलते हैं कई लोग इसको। कुछ भी देख लो, कनेक्शन पॉइंट है क्या, इन दो कनेक्शन पॉइंटों पे ये लाइन ऐसे घूमती भी आती है, ऐसे घूमती भी आती है, ऐसे घूमती भी आती है, तो भी कोई फर्क नहीं आता। ये सब पकड़ के देखो सीरीज है, एक सीधे तार में है कि नहीं है। तो अब बताओ, ये और ये सीरीज में, तो क्या लिखूं, 2/3 प्लस का 1 के साथ पैरेलल का सिंबल ये होता है, उसके साथ 1 ओम पैरेलल में है क्या। तो पहले सीरीज को सॉल्व कर ले, तो कितना आया, कितना, 3 कॉमन, 2 + 3 कितना हो गया, 5/3 हो गया। 5/3 एक के साथ में कैसा है, पैरेलल में है ना, मतलब समांतर में। फॉर्मूला लगा दूं वो वाला जो यहाँ लगाया, क्या था कि 5/3 इंटू 1 और 5/3 प्लस 1, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। वो सॉल्यूशन अब लास्ट के अंदर ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, यहां ये वाली वैल्यूज, इसका सॉल्यूशन आएगा वो यहां रखेंगे। वो वाली चीज, ये वाला जो आंसर आएगा तुम्हारा, ये वाला आंसर सीरीज में और इसके साथ पैरेलल में, और वो जो फाइनल आंसर आ जाएगा तुम्हारे, समझ गए। पर वो, ये तो एक ही है, लेकिन ये इसके साथ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसको तो सॉल्व करेगा ना। तो इसका आंसर तो तूने ये निकाल लिया, निकाल लिया। ये एक इसके साथ में, इसका सॉल्यूशन होके इसके साथ में होके फिर फाइनल आंसर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, समझ में आई क्या। तो ये सवाल नोट कर लो, हर जगह एक 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 लिखना और इसको घर से करना।
जल्दी नोट करो, इसमें मैं और सवाल भी कराऊंगा। आधा घंटा ही बचा है मेरे पास। इतना ही होता है क्या? समझ गए ना क्या बनाना है? कौन से वाले? ये और ये। देख, इधर देख। ये मैं एक सवाल दे रहा हूँ, देख रहा हूँ, उससे उससे समझना। एक प्रतिरोध है ऐसे, 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 एक है ऐसे, और एक है ऐसे, और ये बी पॉइंट है, और ये मेरा ए पॉइंट है। ध्यान रख, कनेक्शन दो या दो से ज्यादा, एक ऐसी पॉइंट जिस पे दो या दो से ज्यादा लाइनें निकल रही हो, जिसे हम लोग दोहराया बोलते हैं। तीन निकल जाए तो तिराया, चार निकल जाए तो चौराया। चौराहे को इंग्लिश में जंक्शन बोलते हैं। कम से कम दो लाइनें आके मिल जाए ना वहां पे, तब तो वहां पे समानांतर लगेगा। और नहीं तो ये तार ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, नाम का टेढ़ा मेढ़ा है, पकड़ के सीधा कर, सीधा ही रहेगा। श्रेणी आएगा कि नहीं आएगा? इसका पूरे का आंसर क्या आएगा? ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके श्रेणी आएगा कि नहीं आएगा? ये कितना ही घुमा। तू देख यहाँ पे इस ए और बी, ए ये रहा और बी ये रहा, इस पॉइंट के बीच में कहीं और कोई कनेक्शन आया? नहीं आया ना, तो नहीं होगा। वहां पे देख, इसको ऐसे घुमा रखा है यार मैंने, बस यूं जाके यूं पूछा है, लेकिन यहाँ पे दो रास्ते निकले ना, और इसके इसके बीच में दो रास्ते कहीं आए? कुछ नहीं है, मुड़ा ही तो है। मैं इस डायग्राम को और थोड़ा सा टेढ़ा करके ऐसा बना देता, सपोज देख, इस पॉइंट से मैं ऐसे लेता है ये प्रतिरोध, और ऐसे 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 घुमा के, और मैं घुमा के यहाँ से यूं लेके, और ये ऐसे घुमा के, और ले जाके मैं आर पॉइंट पे अब जोड़ देता, तो श्रेणी है ना। सिर्फ घुमा रहा वो उसको, लेकिन घुमाने के इस पॉइंट पे अगर कोई तार निकल जाता ना एक, तब वो फिर वो समानता क्रम में गिना जाता। इसका आंसर निकाल सकते हो? इसकी वैल्यू टू 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 टू, हर जगह टू है, तो इसका आंसर कितना होगा? सबको ऐड कर लो, जितना भी है, 2 4 6 8 10 12 14 और 16। देख लेना गलती हो जाए तो, है ना? कर सकते हैं ना? सिंपल है ना? अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन करते हैं, अपन बढ़ाते हैं उस। हाँ, नहीं 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 नहीं, इन सर्किटों में आपको, मुझे सोच के देख, कैसे पता बीच में क्या रिजल्ट आएगा? कोई सर्किट के बीच में है, धारा वहां से आ रही है, वो धारा तेरे तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी ये तो बता पहले। और पहुंचा नहीं तो विभव का मान कहां से आया? तो तू बीच में से नहीं सॉल्व कर सकती क्या हमेशा? ठीक है। अंत तक क्या धारा पहुंच चुकी है, इन प्रतिरोधों तक पहुंच चुकी है? कि हाँ पहुंची होगी तो आंसर आएगा। तो इसलिए लास्ट से देखते हैं, लास्ट से देखते देखते आगे तक आ जाए। और ये सबका अलग अलग तरीका है। चलो मैं आगे। इनकी, अरे इन छोटों की कोई ट्रिक नहीं होती, आगे आएगी ट्रिक, वो मैं बताऊंगा। पहले छोटे वाले तो सॉल्व करें, और सारे तेरी तरह नहीं होते। डफर, तो अपने आप को इंटेलिजेंट समझ रहा है क्या? करूं आगे? एक सवाल है। हाँ, क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं मैं तो। 2 4 4 6, 2 4 4। देखो ये एक सर्किट है, ओम्स लॉ लगेगा अब इसमें। क्या कह रहा है कि समांतर क्रम में संयोजित, नहीं सॉरी, 2 4 4 ओम के तीन प्रतिरोध चित्रानुसार संयोजित है, जिनको एक बैटरी 6 वोल्ट के साथ में जोड़ा गया है। पूछ रहा है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? आर तुल्य का मान बताओ जल्दी से। ट्रिक क्या है? ट्रिक है 2 4 6, और 6 इंटू 4 और
6 प्लस 4, 6 चौक 24, 2.4 ओम आ गया। आ गया, आ गया। अब रुक जा। परिपथ की मुख्य धारा कितनी है? आई का मान कितना होगा? मुख्य धारा का मतलब आई, अभी अंदर की बात नहीं पूछ रहा हूं, ये पूछ रहा हूं मुख्य धारा आई का मान कितना होगा। आई का फॉर्मूला क्या होता है नालायको? वी अपॉन आर। वी कितनी दे रही? 6, और आर का मान तो यही है ना, तो 2.4 पॉइंट हटाए तो 0, 12 से कट जाएगा, तो 12 दूने 24, 12 पंजे 60, 5/2, यानी 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर के आसपास आंसर आ गया। 2 ओम के प्रतिरोध में धारा कितनी? अगला सवाल है। 2 ओम के, ये रहा 2 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान कितना? चलो तुम बताओ, थोड़ी देर सोच के, ये 10th क्लास में भी आए थे, केवल 2 वाले में पूछा है इसने। कितना? 3, 2, टोटल धारा तो 2.5 आ रही है, और तो एक में ही तूने 2 पहुंचा दी, तो फिर बाकी वालों में क्या पहुंचेगी? हाँ, हाँ, मैं लिख रहा हूँ आई चाहिए इसके अंदर, सपोज मैं कुछ नाम दे दूं, वी अपॉन आर वन के अंदर चाहिए ना, तो जो धारा है वो 2 वाली है, तो 2 वाले रेजिस्टेंस में चाहिए, तो आई टू का मतलब आई टू या आई वन कुछ भी नाम दे दो, है ना। मैं इसको पी नाम दे रहा हूँ, तो आर आई पी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो क्या वी अपॉन आर वन, वी कितनी है? 6, आर वन कितना है? अपने तरीके से भी बता सकते हो तुम, बताना चाहो तो। क्या आंसर आएगा? मैं ये नहीं कह रहा कि ये फॉर्मूला सही है कि गलत है, मेरी तरफ से कुछ नहीं है, ये मान लेना। तुम अपनी तरफ से बताओ कि इसमें स्पेशल इसमें से पूछ रहा है वो। और धारा निकालने का फॉर्मूला आई अपॉन वी अपॉन आर होता है। मैं नहीं ऑप्शन नहीं दूंगा, ऑप्शन देते तो आंसर पता चल जाएगा। नहीं था, नहीं दो। हाँ आएंगे आएंगे, तब आएंगे, अभी नहीं आएंगे। बताओ। सीरीज के अंदर श्रेणी क्रम में जो धारा जाती है वो एक समान जाती है कि नहीं जाते? तो धारा निकालने, कुल विभव अपन कुल प्रतिरोध, कुल धारा कितनी, तो कुल विभव कितना, और कुल प्रतिरोध का मान कितना? 6। तो आंसर कितना गया? 1 एम्पियर जाएगी ना। अरे इसमें भी एक ही जाएगी तो इसमें भी एक ही जाएगी, श्रेणी क्रम में एक ही जाती है। समझ में आ गया? नहीं है तेरे? नहीं है ना, पूछ लिया कर। देख, मैंने पूछा इसमें कितनी, छोड़ इस सवाल को, मैं पूछ रहा हूँ इसमें कितनी, इस वाली में कितनी धारा गई? गई। पहले तो सर्किट को देख के, सीरीज में कि समांतर में? सीरीज में। सीरीज में धारा एक जैसी आएगी कि नहीं आएगी? चाहे इसमें निकालू चाहे इसमें निकालू, धारा का मान एक समान रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि अभी पहले ही हमने किया था, जब श्रेणी क्रम समांतर क्रम समझा रहा था मैं, तब मैंने, पता नहीं कहाँ गया यार, एक तो ये बहुत पैनल है ना, ऐसे ही काम करता है। यहाँ क्या लिखा? श्रेणी क्रम में धारा एक जैसी बहती कि नहीं बहती? चाहे मैं इसमें निकालू, 2 ओम वाली में निकालू, चाहे 4 ओम में निकालू, या आगे कोई होता 6 ओम का तो भी उसमें निकालता, तो भी धारा एक जैसी जाती। जाती। धारा जाती, तो धारा पूछ रहा है तो धारा का फॉर्मूला वी अपॉन आर होता है। और हमें पता है इसके अंदर बैटरी से विभव, तो कुल विभव आ रहा होगा, तो V का मान कितना है इसके अंदर? वो है 6। और इसके अंदर प्रतिरोध कितना है? कुल प्रतिरोध कितना है? 6। 6 से 6 गया तो आंसर 1। अरे नहीं है, समझ में आया या कुछ दिक्कत आई
तो ढंग से देखो, तुमने यहाँ क्या निकाला, कुल धारा कितनी निकाली, 2.5, पूरे सर्किट में ही 2.5 है। तो इसका मान इससे कम ही प्राप्त होगा ना, ज्यादा तो हो भी नहीं सकता, है ना। और श्रेणी क्रम में धारा का मान एक समान होता है और समांतर क्रम में धारा का मान अलग अलग होता है। तो अब मैं पूछूं नीचे वाली में कितनी, तो मत निकालो। ऊपर वाली एक है तो बची कितनी नीचे, 1.5, तो नीचे 1.5 एम्पियर बच जाएगी, हाँ है ना। दोनों में से किसी का भी नाम लेके पूछ ले। ऊपर अभी आंसर कितना निकला अपना, एक निकला है ना। अरे टोटल टोटल सर्किट में कितनी जा रही है अपने पास, 2.5 जा रही है ना। कुल परिपथ की धारा, मुख्य धारा 2.4 ही तो निकली, 2.5 सॉरी। ऊपर कितनी चली गई, एक, तो बची कितनी, बचेगी नहीं, बचेगी 1। अरे ये समांतर, यहाँ पे सॉरी श्रेणी क्रम में और यहाँ पे समांतर क्रम में, समांतर क्रम में धारा बढ़ जाएगी ना फिर। तो यहाँ पे तो आई 2.5, ऊपर चली गई एक, तो नीचे कितनी गई 1.5, हाँ है ना। समझ में आया, बोलो, चलो आगे। मैं सर्किट बना रहा हूं, इसका तुल्य प्रतिरोध तुम्हें निकालना है। 5 ओम है, ये भी 5 ओम है, और ये भी 5 ओम है। सर्किट पूरा नहीं हुआ है अभी। ये 8 ओम है, और ये 5 ओम है। ए और बी के बीच में निकालो, मैं और बना रहा हूं। ये 4 ओम है, 2 ओम है, 20 ओम है, 20 ओम है, 10 है, 10 है, 20 है, ये बी पॉइंट और ये ए पॉइंट। ए और बी के बीच में निकालना है। ये ए है और ये बी है, यहां पे निकालना है। 3 सर्किट है, जल्दी से सीधा करो और बनाओ। देखो, ए और बी के बीच में पूछा है, तुम करो पहले तो, देखे 2 मिनट का टाइम है, इतना टाइम लगेगा नहीं वैसे इसमें। सीरीज पैरेलल ढूंढ लो जल्दी से बस। पैंतालीस, 10 मिनट बची, मैं और सर्किट बना देता हूँ, तुम घर से लिख लेना फिर, कर लाना, फिर कल बात करेंगे नहीं तो। क्या हो गया, एक और याद रखना बात, कभी भी वो करो ना तुम लोग सवाल, कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये रखा करो कि पड़ोसी को मत देखा करो, ना पड़ोसी को बताया करो, ना उससे पूछा करो। क्योंकि एग्जाम में ना यहाँ चीटिंग कर लो, कहीं और चीटिंग कर लो, नीट में चीटिंग करके दिखाना, क्योंकि सबके पास पेपर बोर्ड में हो जाती है आराम से।
लेकिन बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चीटिंग करके या एक दूसरे की हेल्प लेके तुम किसी प्रॉब्लम को, हाँ वो एक अलग बात है कि तुम पढ़ाई कर रहे हो साथ में तो सही है, पर कोशिश करो कि जितने भी सवाल करो ना, कभी भी किसी की हेल्प लेके मत करो। ये होता है हेल्थी कंपटीशन। तुम अपने आप को कब परखोगे या कब पता चलेगा कि तुम में कितना पोटेंशियल है? हर बार प्रॉब्लम पूछ के कर लोगे? कभी कभार तो होता है। और मैं तो कहता हूँ कि ग्रुप में हमेशा पढ़ाई करनी चाहिए। दो या दो, वो आदत खराब है ना। तो तुम नीट और जेई करके कहीं आगे जाओगे ना, पता पड़ेगा बिना ग्रुप में तो पढ़ाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि सिलेबस तो कुछ होता ही नहीं अभी। महीने भर पहले की बात है, आईआईटी बॉम्बे के अंदर एक प्रोफेसर ने पेपर दिया, मेरे को नहीं, बच्चों को दिया आईआईटी। तो उसको जो पेपर दिया बच्चों को, ये कहा ओपन बुक एग्जाम है, 3 बजे पेपर है शाम को, पहले दूसरे दिन बता दिया था पेपर है। ये बोलते 3 बजे आ जाना, किताबें लिया ना, और पेपर में बोर्ड पे लिख दूंगा और तुम्हें देना है। सब बच्चे लिए आए किताबें। वो प्रोफेसर ने पेपर लिखा और चला गया बाहर, और बोला आ रहा हूँ मैं 2-3 घंटे बाद में, और आके मतलब कर लेना जितना तुम्हारी इच्छा हो सब। 3 घंटे बाद में कॉपी ली और कॉपी चेक करी तो हाईएस्ट नंबर आए 7.5 नंबर, टॉपर के, ओपन बुक एग्जाम में भी, 20 में से, है ना। मतलब उसके लेवल के अकॉर्डिंग 4-5 बच्चे ही पास हुए। तो अब वहाँ आईआईटी में फेल हो गया ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। आईआईटी पास करना ज़्यादा आसान है, आईआईटी से निकलना बहुत मुश्किल है। ये ध्यान। फिर वो प्रोफेसर ने कहा कोई बात नहीं बेटा, कल फिर आना और यही पेपर दोबारा दूंगा। ऐसा नहीं, ये तो नहीं बोला, बोला कल फिर आना, फिर से पेपर देना सारे बच्चे। कल फिर आया, उससे भी अच्छा पेपर बना के फिर बोला कि अब मैं जा रहा हूँ, शाम को आऊंगा 5-6 बजे बाद, जितना तुम में दम है ना कहीं से भी ढूंढ ढांड के पेपर कर देना। लैपटॉप वैपटॉप सब मंगवा लिए। फिर जो हाईएस्ट टॉपर के 7.5 आए थे ना, उसके 6.5 नंबर आए। समझ लो लेवल, है ना। तो लेवल तुम लोग सोचो मैं यहाँ बता दूँ पास कर लूँ, इससे पूछ के बता दिया आंसर, उससे बता दिया आंसर। एक पेपर होता है एमआईटी का, मिसाची इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारे पिछले साल के आईआईटी टॉपर ने आईआईटी छोड़ दी उसके चक्करों में, और एमआईटी चला गया। एमआईटी के अंदर 10 सवाल आते हैं, और अगर कोई गलती से दो भी सही कर दे, बहुत बहुत इंटेलिजेंट है वो, दो भी सही कर दे, तो यूं कहते हैं एवरेज 3 सवाल पे आईआईटी में सेलेक्ट, उसमें एमआईटी बुला लेती है उसको 3 सवाल पे ही। अच्छा टप्पा नहीं लगता, वहाँ लिखना पड़ता है बेटा, और जहाँ लिखना पड़ता है ना, वहाँ दिक्कत है कि नहीं है। मैं कहूँ कि चांद पे निबंध लिखना है ना, बोला तो यही ना। अब तो कितनी लाइनें लिखेगा चांद पे, क्या पता है तेरे को चांद के बारे में, है। और वो बताना जो दुनिया में सबको पता है, वो तो बिल्कुल ही मत लिखना। फिर सुबह से शाम तक बैठे बैठे सोचे जा क्या लिखना है तेरे को, क्योंकि तूने पढ़ा है क्या उस लेवल तक का पढ़ रखा है क्या चांद के बारे में? नहीं ना, वहाँ वो पूछा जाता है यही सिलेबस दुनिया के 187 कंट्रीज के अंदर, यही सिलेबस चल रहा है, कुछ नया नहीं है। 187 कंट्रीज 9 से लेकर 12 तक यही सिलेबस पढ़ रही है, इसी वजह से हम लोग बाहर काम कर पाते हैं। लेकिन कोई चीज़ हमें 9th में, किसी को 10th में, किसी को किसी में। अरब कंट्रीज नहीं मानती, कुछ एक अरब कंट्रीज अपना सिलेबस चलाती है, नहीं तो हर जगह सिलेबस यही चलता है। आईआईटी देने बाहर के लोग भी आते हैं इंडिया के अंदर। समझ गए क्या? सवाल करके लाना घर से, मेरे को जवाब चाहिए। ए और बी पॉइंटों का ध्यान रखना बस। और शुरू के अंदर हेल्प ले सकते हो एक दूसरे की, पर बाद में नहीं लेना। अभी कोई सवाल अटक जाओ तो पूछ लेना। क्या? हाँ खूब की है। अरे कोई दूध का दूल्हा नहीं है रे यार। कोई ये कहता मैंने नहीं की, मैंने ये तीर उखाड़े वो उखाड़े। अगर उखाड़े होते तो यहाँ क्या कर रहे होते? अरे जो चीज तुमने करी है ना, वो चीज मैंने भी करी है, बात वो नहीं है। बात ये है कि आप अपनी ईमानदारी पे कितने हो। कितना भी तुमको समझा लो, लेकिन तुम नहीं मानते। वो तुम्हारी टेंडेंसी, हम मैं भी तुम्हारी तरफ था ना, या तुम्हारी जगह पे बैठा था कभी, तो मैं भी नहीं मानता था। मेरे पापा खुद इंजीनियरिंग लाइन में है, वो बहुत चीज़ें समझाते थे कि ऐसा कर ले, ऐसा करने से ये होता है, ऐसा करने से ये होता है, लेकिन कौन मानता था? फिर जब ठोकरे खाते हैं ना तब पता पड़ता है।
और बड़े। ठीक है, ये कल करके लाना है। बहुत है क्या? हम लोग लगभग लगभग, अब एक टॉपिक बचा है। इस टॉपिक के बाद में कल टॉपिक करेंगे हम लोग वो विद्युत शक्ति विद्युत ऊर्जा। 10 मिनट का 15 मिनट का टॉपिक है। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आएंगे जो हम लोग इसमें कर रहे हैं। कल इसके सवाल कराऊंगा थोड़े बहुत। ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग करेंगे सेल। सेल कल पूरा हो जाएगा, एक ही दिन के अंदर, छोटा है, उस पर भी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के सवाल आएंगे। फिर आएगा किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल आएंगे तगड़े वाले। वो मैं पहले थ्योरी समझाऊंगा, और उसके पीछे पीछे प्रैक्टिकल है हमारा। वो प्रैक्टिकल की सारी चीजें कोशिश करूंगा 2 दिन में। कल कल तो ये शक्ति और सेल खत्म कर दें। ये तो हो गया न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग। लेकिन मैं और कराऊंगा, मुझे पता है अभी किसी को नहीं आया ढंग से, दो चार को छोड़ के, है ना। तुम एक बार प्रैक्टिस करो घर से, गलती करके ला पर करके ला एक बार। फिर मैं बताऊंगा यहाँ गलती करी तुमने, तो उस गलती को मिलाना। अभी से दिमाग में ये रखेगी ना, मुझे नहीं आया नहीं आया नहीं आया, तो कभी नहीं आ सकता। हाँ, जीरो आया कहाँ से? इसमें आ ही नहीं सकता। आ ही नहीं सकता, तेरा आ गया। 0/0 कितना आता है? अनंत आता है। पॉसिबिलिटी इनफाइनाइट है। अरे लोगों ने तो जीरो बता रखा है। एक भी आ सकता है। इकाई के अंदर मान रहा है तब एक आ सकता है। शून्य क्या है? संख्या है जिसकी वैल्यू बहुत इनफाइनाइट वैल्यूज है। और अगर मैंने जिस तरीके से समझा उसके अकॉर्डिंग नंबर्स है, गुना है, 10 गुना 15 गुना, तो उस गुना की कुछ तो वैल्यू आएगी। और गुना की अनंत संख्या हो सकती, तो कहीं नहीं नियत है। हर बार 10 गुना हो रही है, हर बार 15 गुना हो रही है, तो नियत है, तो एकांक है, एकांक का मतलब एक है। और तू सब कुछ छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के बोले 0/0 जीरो ही है, कुछ नहीं है। तो पढ़ने वाले के लिए ये दो चीज है, नहीं पढ़ने वाले के लिए 0/0 है। जो सिंपल मैथ्स कहती है, जो पढ़ाया गया समझाया गया उसके अकॉर्डिंग ये है। लेकिन लॉजिकली फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये है। समझ में आया? तेरा आंसर जीरो इसमें गलत आ रहा है, जो भी आ रहा है। अब देखो, मैं थोड़ा सा हिंट दे के जा रहा हूँ, जिनको नहीं समझ में आ रहा हूँ उनको देखो। इस सवाल को कैसे करना है? इसको पकड़ के सीधा करना है। मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, ये लाइन और एक ये लाइन, 5 वाला 8 वाला, इनके बीच के अंदर ये ऐसे और ऐसे, और नीचे एक, ये ऐसे करके ऐसे जुड़ा हुआ है कि नहीं है? इसको तो कर लोगे। इसको इसको पहले इसको सॉल्व करना। क्या करोगे? इसको सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करोगे? एक तो ऐसा और एक ऐसे और ऐसे, ये सॉल्व हो गया। इसको उठा के इसके और इसके बीच में जोड़ा, तो देखो पैरेलल सीरीज में ये पूरा मिला के तो यहाँ जुड़ गया, और ये तीनों की तीनों लाइन सीरीज में आ गई। अब जो आंसर आया वो इसके साथ पैरेलल में हो गया। कर लोगे? हाँ, ये दोनों सीरीज में और ये इसके पैरेलल में, फिर जो आंसर आ जाए वो तीनों सीरीज में। समझ गए? ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला सब पैरेलल एक साथ, तो सबके मान एक जैसे हैं। याद है फॉर्मूला? R/N या N/R? R/N, तो R यानी 5/N, 1 2 3 4 5, 5 में 5 दिया, इसका आंसर एक है। अब यहाँ पे इन सबको मिला के एक, एक और एक दो, दो दो चार, इसका आंसर 4 हो गया। इजी है ना? इस पे आते हैं। ये दोनों किसमें? समानांतर में। तो फॉर्मूला क्या हो गया? 2 × 2/2 प्लस 2, 4/4 एक, इसका आंसर एक। और इसका आंसर 3 × 3 = 9/6। इसको सॉल्व कर लेना, इसके साथ ऐड कर देना आंसर। ये वाली चीज यही आ गई वापस।
आ गई, इससे सॉल्व कर लोगे। फिर इसके इसके साथ में ये सीरीज में आ जाएगा, हो जाएगा। इसमें आते हैं, इसमें थोड़ा सा ढंग से करना। पहले इस पॉइंट पर, इस पॉइंट के बीच में देखो तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल, समांतर क्रम में। इनका दोनों का जो आंसर आए वो इसके साथ समानांतर में, समानांतर में ही आएगा। ढंग से देखो, यहां लगेगा ना वो यहाँ के। और फिर दोनों का जो आंसर आए वो इसके साथ सीरीज में हो जाएगा। कोशिश करना बस। अरे इसको इसको सॉल्व कर लिया तो सबका आंसर एक। अरे समानांतर क्रम में है और सबके मान एक जैसे हैं, n, तो इसका आंसर 5/5। किसको? फॉर इसको 1/r=1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 r5 सबको, वो n ऊपर आ जाएगा ना, 5 है ना, सबके मान एक जैसे हैं, तो क्या हो जाएगा 5/r। और उल्टा करूंगा तो क्या करूंगा, r/5। r की वैल्यू हर जगह 5 है, नीचे भी 5 है, 5 से 5 गया 1 1, और ये इसके साथ सीरीज में गया 2 2 और 1 4, हो जाएगा।